अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया में दिमागी बीमारियां तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ एक इदारा है जिसने अपनी स्टडी दी और इस स्टडी को 2021 में पब्लिश किया गया, जिसमें बताया गया कि दुनिया में 2021 में 3.4 अरब लोग दिमागी बीमारियों से अफेक्टेड हैं। 3.4 अरब लोग, ये तकरीबन 43% बनता है 2021 की अगर आबादी को देखा जाए। तो इतने ज़्यादा लोग किसी न किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला हैं। यही खबर फिर हमें गार्डियन ने दी और उसने भी इसी स्टडी का रेफरेंस दिया और उसने बताया कि तकरीबन 3.4 बिलियन लोग दिमागी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टडी की और उसके साथ साथ उसने इस स्टडी का भी रेफरेंस दिया और उसने बताया कि हर तीसरा बंदा किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का शिकार है, किसी न किसी दिमागी सुस्ती का या ख़राबी का शिकार है। और दिमाग की बीमारियां बाकी बीमारियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। बाकी बीमारियां जैसे हम कैंसर की बात करते हैं, 6 महीने 1 साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंसान की तबीयत को नीचे ले जाती हैं। हार्ट अटैक फ़ौरन होता है, या तो रिकवर होता है या इंसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन दिमागी बीमारियां बहुत सुस्त रवि से इंसान की बॉडी पर काम करती हैं। मैं आपको एक और स्टडी की तरफ लेके चलता हूं जो ये बताती है कि अल्जाइमर, जो कि डेमेंशिया की एक किस्म है, ये बीमारी इंसान को 30 साल पहले लगना शुरू हो जाती है और उसके सिम्टम 30 साल बाद आते हैं। यानी अगर 70 साल की उम्र में अल्जाइमर के सिम्टम्स किसी को फील होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे क्या मसला है, तो पता चलता है कि अल्जाइमर है, वो हो सकता है कि 40 साल की उम्र से शुरू हो। और उसकी एक वजह है और उसकी वजह हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है। मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑलरेडी पहले ही हमारे दिमाग को बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लेके जा रहा था और अब इसमें होशरुबा टेक्नोलॉजी का इजाफा हो गया है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल छोड़ दें। बल्कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपका दिमाग महफूज रह सके। और इसी सिलसिले में हम सबसे पहली रिसर्च की तरफ जाते हैं, जो कि अभी रिसेंटली एमआईटी ने की। बहुत छोटा ग्रुप था, 54 लोगों का ग्रुप था जिस पर यह रिसर्च की गई और इस रिसर्च को पीयर रिव्यू नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि इस रिसर्च को बाकी जितने भी रिसर्च ग्रुप्स हैं दुनिया में, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन फिर भी इसके जो शॉक वेव्स थी इस रिसर्च की, वो पूरी दुनिया में महसूस की गई। इस रिसर्च में 3 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को चैट जीपीटी दिया गया, दूसरे को गूगल सर्च इंजन दिया गया और तीसरे को कहा गया कि आपने खुद ही रिसर्च करनी है और आपने एक सैट एक टेस्ट होता है जिसका एसे लिखना है। और फिर जब वो ये काम कर रहे थे, 4 महीनों में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एसेज लिखे, तो उनके दिमाग पर इलेक्ट्रोड्स लगाया गया, ईसीजी की गई उनके दिमाग की और देखा गया कि दिमाग की एक्टिविटी क्या है। 32 मुख्तलिफ हिस्सों को दिमाग के मॉनिटर किया गया और उन 32 हिस्सों को जब मॉनिटर किया गया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये आया कि जिन लोगों ने खुद ये काम किया था और जिन्होंने चैट जीपीटी का सहारा लिया था, उनके बीच में 47% का फ़र्क था। जिन लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था, उनकी ब्रेन एंगेजमेंट, ब्रेन एक्टिविटी 47%, 47% कम थी बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने खुद जाके किताबों को ढूंढा और मुख्तलिफ जर्नल्स को देखा और उसमें से रिसर्च की। और जो गूगल का इस्तेमाल कर रहे थे वो उनके बीच में थे। साथ साथ ये भी बताया गया इस रिसर्च में कि जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो पहले तो चीज़ों को देख रहे थे। कोई अगर उनके सामने पैराग्राफ आता था तो उसको रीड करते थे और सोचते थे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या ये मवाद ठीक हैं। लेकिन जो उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो वो कट कॉपी पेस्ट की तरफ आ गए। उन्होंने अपना थिंकिंग सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेमोरी का भी तकाबली जायज़ा लिया गया और पता चला कि जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो दुगना कम याद रख सकते थे चीज़ों को बनिस्बत उन लोगों के जो कि किताबों और जर्नल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेमोरी पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान आ गए चैट जीपीटी के इस्तेमाल से। और साथ साथ ये भी बताया गया कि उनमें क्रिएटिविटी भी बहुत कम थी और उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग, वो सारी चीज़ें जो कि आज के लिए वो सॉफ्ट स्किल जो हमें आज चाहिए, चैट जीपीटी ने उसे कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने काम की ओनरशिप ना ली और कुछ अर्से बाद उन्हें अपना काम मुकम्मल तौर पे भूल गया। लेकिन जिन लोगों ने खुद हाथ से ये चीज़ें लिखी थी और रिसर्च कर करके लिखी थी, उन्हें अपना काम मुकम्मल तौर पर याद था काफ़ी अरसे के बाद भी। 4 महीने का टाइम दिया गया।
तो क्या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी LLMs हैं, ये जितने भी चैटबॉट्स हैं, क्या ये हमें आहिस्ता आहिस्ता कम अकल बना रहे हैं, या हमें इनका इस्तेमाल समझने की ज़रूरत है? मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर डैनियल एमन। डॉक्टर डैनियल एमन दुनिया के नंबर 1 साइकियाट्रिस्ट हैं। ये पहले साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने 2,70,000 लोगों का दिमाग स्कैन किया है और उसे स्टडी किया है। इससे ज़्यादा दिमाग को स्टडी किसी और साइंसदान ने नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल या इस तरीके के बाकी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल, जिस तरीके से ग्रॉक है, जेमिनी है और फिर डीप सीक है, ये हमें डेमेंशिया की तरफ लेकर जाते हैं। और ये हमें डेमेंशिया की तरफ बड़ी तेज़ी से लेके जाएगा अगर हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल इसका ना सीखा, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि न्यूरो साइंस का एक रूल है, और ये रूल हमने भी पढ़ा है, यूज़ इट और लूज़ इट। या तो दिमाग का इस्तेमाल करें, या दिमाग का वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता नापैद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो आप कॉग्निटिव लोड, ज़हनी दिमागी मुशक्क़त कम कर देते हैं, और जिन हिस्सों की दिमागी मुशक्क़त कम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके कनेक्शंस नापैद होना शुरू हो जाते हैं, और वो दिमाग का हिस्सा उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बीमारियाँ उसी वक्त हमें नहीं होती जब हमारा दिमाग पूरे तरीके से काम कर रहा होता है, जब हमने इसे पूरे तरीके से लोड किया होता है। हमारी जो एजुकेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वीनियंस की तरफ जा रही है। हमें लोगों को बताना है, एजुकेट करना है कि जो एआई मॉडल्स हमें मिले हैं उन्हें हमने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि उन्होंने हमें आहिस्ता आहिस्ता सोचने से दूर कर दिया। हमने अपनी थिंकिंग भी उनके ज़रिए करना शुरू कर दिया। हम हर चीज़ उनको कहते हैं 2 जुमलों में, और वो इतने बड़े आर्टिकल्स हमें दे देते हैं जिससे हमारी सोचने, समझने, परखने, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही हैं। तो क्या हमने कन्वीनियंस को लेकर चलना है? अगर हम कन्वीनियंस की तरफ चले गए तो हम बहुत जल्दी दिमागी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, ये कहना है डैनियल ओमेन का। लेकिन साथ साथ डॉक्टर टेरी सिजॉन्स्की, जो कि पायनियर हैं डीप लर्निंग के, होपफुली मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ, ये प्रोफेसर हैं साल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़, और उसके साथ साथ डायरेक्टर हैं कंप्यूटेशन न्यूरोलॉजी लेबॉर्ट्री के, और उसके साथ साथ ये क्रिक जैकब सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के भी हेड हैं। इनका एक कोर्स लर्निंग हाउ टू लर्न मास्टरिंग टफ सब्जेक्ट्स 2013 में लॉन्च हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे देखा जाने वाला कोर्स था, और वो लर्निंग पर था। इनका ये कहना है कि जब कैलकुलेटर आया था तो कैलकुलेटर ने भी कैलकुलेशंस को हमारे लिए आसान कर दिया। वो कैलकुलेशन हमें दिमाग से नहीं करनी पड़ती थी, कैलकुलेटर ने उनकी जगह ले ली। लेकिन क्या जो दिमाग में जगह खाली हुई, हमारा जो कॉग्निटिव स्पेस बना, उसको हमने ज़ाया कर दिया, या वो और चीज़ों ने ले लिया? जो तरक्की होती है तो हमारे दिमाग पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोड आते हैं, हमें वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं जो पहले नहीं थी। पसंद जब कैलकुलेटर दिया और कैलकुलेशंस चली गईं तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गए, हमारे पास हर चीज़ अपने हाथ में आ गई और कॉग्निटिव लोड और बढ़ गया। तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि हम ऐसी अगर इन्वेंशन करते हैं जो कि हमें छोटी-छोटी चीज़ों से दूर करती है, आसानी बनाती है और कॉग्निटिव लोड कम करती है, ताकि हम मुश्किल चीज़ें कर सकें, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक उस्ताद की मिसाल लीजिए, वो उस्ताद जो बेहतरीन है, जो क्लास में आते हैं, क्लास में आके लेक्चर ऐसे देते हैं कि किसी को सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते, हर चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। आप गौर से उनको सुनते हैं, ना वो बीच में मज़ाक करते हैं, ना वो आपसे सवाल पूछते हैं, ना वो आपकी राय पूछते हैं, ना आप उनसे डिबेट कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से सख्त भी हैं। ऐसे उस्ताद को, जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी क्लास में आप पर कॉग्निटिव लोड बहुत कम है। हाँ, उस उस्ताद की जो कि आते हैं क्लास में, कभी मज़ाक करते हैं, कभी आपसे सवाल पूछते हैं, कभी आपकी उनके साथ बहस मुबाहिसा होता है, आप कहते हैं सर मेरे ख़्याल में ऐसे होगा, वो कहेंगे नहीं ऐसे होगा। आप उनकी क्लास में ज़्यादा सीखते हैं, ऐसा कहना है साइंस का। तो हमें चैट जीपीटी का जो इस्तेमाल है वो बड़े सोच समझ के करना चाहिए। पहला टिप ये है कि जब भी हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें तो उसे एक कोच की तरह लें, और कोच मोड को अनेबल करें। हम चैट जीपीटी को लिखें कि आपका कोच मोड अनेबल हो, और मुझे मैथमेटिक्स में अच्छा होना है, मुझे मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अच्छा होना है, तो मैं उसके लिए तैयारी करना चाहता हूँ। मेरा ये प्लान है, आप बताएं कि आप किस तरीके से करेंगे, और फिर मुझे क्वेश्चन भी करें, फिर मुझे टेस्ट भी करें। तो जब आप कोच मोड में जाएंगे तो उस वक्त आप सिर्फ कंटेंट रीड नहीं कर रहे होंगे, आप जल्दी से सवाल उसको देख के नहीं कहेंगे कि जी
मुझे इसका जवाब दे दो, बल्कि वो आपसे सवाल भी पूछेगा, वो आपके सवालों के जवाब जो आपने दिए उनको एनालाइज भी करेगा, वो आपके हाइपोथेसिस को भी चेक करेगा, वो आपकी तैयारी को भी चेक करेगा। मैं अमूमन जब भी किसी टेस्ट की तैयारी करता हूँ, रिसेंटली मैंने एक टेस्ट अपनी वर्क प्लेस पर दिया, और उस टेस्ट के लिए, क्योंकि वो टेस्ट ऐसा था जिसके पेपर्स अवेलेबल कहीं नहीं थे, तो मैंने चैट जीपीटी की मदद ली और मैंने उसको कहा कि आप अपने आप को एक कंसल्टेंट समझें जो कि उस कंपनी का टेस्ट बना रहा है, और आपने मुझे टेस्ट करना है और आपने मुझे टिप्स देने हैं कि मैंने कैसे स्टडी करनी है। तो चैट जीपीटी का मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट लेके उसे दिया, और उसने 2 दिन थे मेरे पास, 2 दिन में मैंने हज़ारों सवाल किए, उसने मुझे हर सवाल दिया, और उसके बाद जब मैं वो सवाल करता था तो वो उसको एक्सप्लेन करता था कि क्यों मैंने ठीक किया और क्यों मैंने ठीक नहीं किया। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं उसको डिबेट मोड में ले आता हूँ। मैं जब भी कोई आइडिया डिस्कस करने लगता हूँ तो मैं डिबेट मोड में ले आता हूँ कि मुझे इस आइडिया जो आपने दिया वो आइडिया मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं इस तरीके का काम करना चाहता हूँ। वो डिबेट करेगा, वो अपने जवाब देगा, मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दूंगा कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए, मेरे ख्याल में इस तरीके से होना चाहिए। तो इससे ये होता है कि आप उसका व्यू पॉइंट समझ रहे होते हैं और वो आपका व्यू पॉइंट समझ रहा होता है, इंटरेक्टिव एक्शन होता है। चैट जीपीटी को जब भी इंसानों ने क्रिएटिविटी के लिए यूज़ किया, नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया, नए आइडियाज़ के लिए यूज़ किया, तो मैं एक स्टडी है, ये यूरोपियन कंसोर्शियम की 2023 में एक टीम ने की, और उन्होंने बताया कि जब हमने बिल्कुल नए आइडियाज़ के लिए चैट जीपीटी को यूज़ किया तो उसने नए आइडियाज़ दिए, लेकिन वो बहुत मिलते-जुलते थे ऑलरेडी दुनिया में जो आइडियाज़ एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन उसने उसका जो पैटर्न बनाया वो बड़ा कमाल का था और वो बड़ा प्रैक्टिकल था। तो आइडिया बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका उसने दिया। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि चैट जीपीटी आइडियाज़ लेता कहाँ से है, वही टेक्स्ट जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो डाटा बैंक्स हैं हमारे पास, उनसे वो आइडिया लिया जाता है। अब वो डाटा बैंक इंसानों ने बनाया है और आइडियाज़ जो जितने भी इंसानों ने बनाए हैं वो उसके अंदर है, तो उसने उन्हीं से वो आइडिया लेना है, वो अपना आइडिया जनरेट नहीं कर सकता। इंसान 2 मुख्तलिफ चीज़ों को उठाकर जनरेट कर सकता है। इंसान सोच सकता है कि मेरा जो प्लेलिस्ट है वो ऑटोमेटिकली चल रही है टेप रिकॉर्डर में, लेकिन मेरी गाड़ी को मुझे चलाना पड़ता है, तो मेरी गाड़ी क्यों नहीं ऑटोमेटिकली चल सकती? और थस हमने एक ऑटोनोमस कार बना दी। तो इस तरीके के बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आइडियाज़ चैट जीपीटी आपको नहीं दे सकेगा, वो आपको खुद देखने होंगे। उसके बाद उस आइडिया को आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स को डिस्कस कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं चैट जीपीटी को कि मैंने इसको इस तरह एग्जीक्यूट करना है, मुझे क्रिटिकली बताओ कि इसमें क्या-क्या खामियाँ हो सकती हैं। तो आपने एक बहस करनी है, गपशप लगानी है, डिबेट करनी है, जिस तरह आप अपने कोलीग्स के साथ डिबेट करते हैं। मैं आपको जर्नल ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर की 2023 की भी एक स्टडी बता रहा हूँ, जो ये बताती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत बेसिक लेवल के आइडियाज़ तो आपको चैट जीपीटी दे सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया को बदल दिया, जिस तरीके से पहिया ईजाद करने का आइडिया था, रेडिकल आइडिया, प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया था, ऐसे आइडियाज़ आपको चैट जीपीटी नहीं दे सकता। चैट जीपीटी एक जो और बहुत मुश्किल काम करता है हमारे बच्चों के लिए, वो ये कि उनकी रेज़िलियंस और उनकी जो तुंदही है और स्ट्रगल है वो ले लेता है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की ही 2023 की एक स्टडी है, और स्टडी में कहा है कि जिन लोगों ने चैट जीपीटी से प्रोग्रामिंग सीखी और उन्होंने कोडिंग की, तो उनमें और जिन लोगों ने आम प्रोग्रामिंग सीखी, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की, किताबें पढ़ के, ट्यूटोरियल्स देख के, वो बहुत जल्दी अपने कोड को डीबग कर लेते थे, यानी कि गलतियाँ निकाल लेते थे उसमें, और वो अपने कोड को बहुत देर तक याद भी रखते थे और समझते भी थे। लेकिन जिन लोगों ने चैट जीपीटी के ज़रिए कोडिंग की, वो बहुत जल्दी अपने कोड को भूल गए। लेकिन इससे भी अहम चीज़ जो एआई हमारे लिए मुश्किल करने जा रही है, वो है हमारा वैल्यू सिस्टम। एआई के पास हर मुल्क, हर सिविलाइजेशन, हर जगह के कल्चरल वैल्यूज़ सेट्स हैं, और आप जब भी बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको किसी और कल्चर की इनपुट्स दे रही हो, जो कि आपके वैल्यू सिस्टम के साथ बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखते। तो यहाँ पर एआई आपको प्रोग्राम करने की कोशिश कर रही है। मसलन आर्टमैन ने अभी रिसेंटली कहा कि अगर हम प्लीज़ या थैंक यू के वर्ड्स इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन यूज़ हो रही है। अब हमारे कल्चर में शुक्रिया अदा करना, गोया कि हम इतना करते नहीं हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे कल्चर में शुक्रिया अदा करना या मेहरबानी करके ये काम कर दीजिए, प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल करना बड़ा ही अच्छा समझा जाता है।
थ्योरेटिकली बहुत अच्छा समझा जाता है, प्रैक्टिकली हम नहीं करते ऐसा। अगर हम ये चीज़ ख़त्म कर दें, हम चैट जीपीटी से ये चीज़ें निकाल दें और हम कहें कि नहीं, जो जो चीज़ें पावर कंज्यूमिंग है उनका इस्तेमाल ना किया जाए और हम डायरेक्ट जो अपना सब्जेक्ट है ना वो बयान करें, हम मुद्दा बयान करें कि भाई हमें ये चाहिए, तो हमारी गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके की हो जाएगी, हमारे वैल्यू सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कैसे हो जाएंगे, हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि चैट जीपीटी कहेगा कि आप सलाम कर रहे हैं, इसमें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है, आप शुरू में हाल अहवाल पूछ रहे हैं, इतनी एनर्जी लग रही है, आप ये जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका भला हो, ये चीज़ें तो जब हम एआई के साथ कर रहे हैं, हो सकता है हमें एआई के साथ इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, लेकिन इसका इफेक्ट क्या आएगा? वही बच्चा जब बाहर जाके दोस्तों के साथ बात करेगा तो वो कहेगा यार टू द पॉइंट बात करो, टू द पॉइंट बात करो, ये इधर उधर की बातें ना करो, मुझे सलाम ना पूछो, मेरा हाल ना पूछो, मेरे बारे में कोई बात ना करो, बस मुझे ये बताओ कि ये चीज़ कैसे होती है। तो एक्चुअली एआई हमें प्रोग्राम कर रहा है और फ्यूचर में एआई हमें प्रोग्राम करेगा। एआई ये समझेगा, ये मेरी अपना तज्जिया है कि हम रोबोट्स हैं और एआई हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को जानबूझकर, समझकर एक्टिवेट करेगा कि वो हमें किस तरीके का बनाना चाहता है। फ़र्ज़ किया अगर एक इंसान को वो क्रिएटिव बनाना चाहता है तो उसके साथ जो अपना इंटरेक्शन है वो चेंज कर देगा और वो इस तरीके का इंटरेक्शन रखेगा कि उस बंदे के जो क्रिएटिविटी वाला दिमाग है, जो सामने वाला हिस्सा है, वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उस बंदे में इमोशंस उस तरह डेवलप ना हो और ये जानबूझ के वो करेगा क्योंकि वो साइंस के बारे में बहुत अच्छा जानता है और वो हमें अपने मुताबिक बनाना चाहता है। तो वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारा अफेक्ट होगा और अभी तक मैंने ये चीज़ कहीं नहीं देखी कि किसी लेस इंटेलिजेंट स्पीशी ने किसी ज़्यादा इंटेलिजेंस रखने वाली स्पीशी को कंट्रोल किया हो और साइंटिस्ट भी ऐसे करते हैं। हाँ, इंसानों में एक एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है एक बच्चे की जो कि बहुत छोटा होता है, लेस इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो अपनी माँ को कंट्रोल करता है। माँ हर वक्त उसके इर्द गिर्द लगी रहती है। तो शायद एआई को कंट्रोल करने का भी फॉर्मूला यहीं से निकलेगा जब हमें एक पेरेंट को ये लगता है कि ये बच्चा, इसका सर्वाइवल ज़रूरी है क्योंकि मेरी जनरेशन का सर्वाइवल ज़रूरी है। तो जब एआई को ये लगेगा कि इंसानों का सर्वाइवल ज़रूरी है क्योंकि मेरा सर्वाइवल भी इंसानों के साथ कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि वो हमारी हिफाजत कर सके, लेकिन इसके लिए उसे इमोशंस भी चाहिए होंगे और उसे जो सर्वाइवल किट है वो भी चाहिए होगी। अब मैं आता हूँ किस तरीके से हमने एआई को यूज़ करना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने एआई से थिंकिंग नहीं करवानी। एआई की जो वो आपको, आपकी जो इनपुट है उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसको बेहतर करे, लेकिन ये नहीं आपने करना कि आप उस पर सारा काम डाल दें और उसको कहें कि ये चीज़ मेरे लिए करें, ये चीज़ मेरे के लिए, बल्कि आप अपनी थिंकिंग करें, अपने आइडियाज़ उसको दें और उसको कहें इसको ज़्यादा अच्छा रिफॉर्म कर दें। तो थिंकिंग जो है वो आपने अपने दिमाग से कभी दूर नहीं करनी, अदरवाइज़ बहुत बड़ा मसला होगा। और उसके साथ साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो चैलेंजिंग होना चाहिए। आप एआई को चैलेंज करें, उसको अपना जो आपका आइडिया उसको सेंटर पॉइंट समझ के उसके गिर्द सारी चीज़ें लेके आएँ, ताकि आपका जो आइडिया वो रिफ़ॉर्म हो सके। अगर आपने उसे तैयारी करवानी है किसी स्किल की, तो उसको कहें कि मेरे साथ इंटरैक्ट करो, बिल्कुल ऐसे जैसे एक टीचर करता है, जैसे एक कोच करता है। मुझसे सवाल पूछो, मेरे सवालात के जवाब दो और इस तरीके से सिर्फ़ आंसर्स देने के लिए या उसे कह देना कि एक पूरा स्क्रिप्ट जनरेट कर दें, उसके साथ-साथ अपने बारे में उससे नेगेटिव फीडबैक लें। आपने अगर कोई आइडिया दिया है तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारी कम होती जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। हमारी क्रिएटिविटी शायद अभी उस तरह हिट ना हो, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इंसानों की, क्योंकि जब एआई आपको कोई बात कहता है और जितनी तेज़ी से एआई अच्छा हो रहा है, हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते उसके काम पर। हम नहीं सोचते कि ये कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकता है। हम नहीं सोचते कि ये कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकता है। हम नहीं सोचते ये क्वेश्चन गलत सॉल्व कर सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी अपना काम कहें या इवन उसका काम हो, तो उसको कहें कि इसको क्रिटिकली देखें और इसमें मुझे एरर्स दें। मैं अमूमन जब भी मेरे पास कोई काम आता है या मुझे कोई चीज़ पढ़नी होती है, देखनी होती है या कोई कोटेशन भी इवन आती है, तो मैं उसको चैट जीपीटी पे डालता हूँ और उसको कहता हूँ कि इसमें देखो किस चीज़ की कमी है। तो वो आपको फिर बताएगी। मैं अपना काम भी उसमें डालता हूँ और कहता हूँ कि इसमें किस चीज़ की कमी है। फिर मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि क्या जो वो कह रहा है वो ठीक है कि नहीं। एआई हमें बहुत तेज़ी से चेंज करने जा रही है, हमारे दिमाग को बहुत तेज़ी से बदलेगी। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, हमने बच्चों को भी दे दिया, हमने बड़ों को भी दे दिया है और हमें आइडिया ही नहीं कि ये हमारे दिमाग को कैसे चेंज करने जा रही है। दिमाग की एक स्टडी हमें ये कहती है कि अगर आपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि एआई आगे बढ़ाने जा रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी, अगर हमने इसको सही तरीके से जांचा ना और इस पर रिसर्च ना की, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर
उन बच्चों में डेनमार्क में कम पाए गए। ये स्टडी की गई थी 90s में, 1990s से लेकर, और काफ़ी बड़ी स्टडी थी, 15-18 साल की स्टडी थी। 9,43,000 लोगों को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया गया डेनमार्क में, और उन्होंने देखा कि उन बच्चों में जो कि उसके बाद में बड़े हो गए थे, उनमें 55% तक, 15 से 55, 55% तक कम चांसेस थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, जो कि रोज़ किसी ना किसी ग्रीन स्पेस से गुजर के जाते थे। यानी अपने स्कूल जाते थे तो कोई ग्रीन स्पेस थी, कोई बाग था, कोई पौधे लगे होते थे, वो रोज़ कहीं जाके बैठते थे। तो जो हरियाली है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका हिस्सा अब स्क्रीन ने ले लिया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग को वापस ला सकती हैं, हमारे दिमाग को दोबारा जवान बना सकती हैं, और ऐसी चीज़ें हम अपने वीडियोज़ में आपको बार बार बताते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फ्यूचर में आने वाली बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी हमें अफेक्ट करने जा रही है वो दिमाग की बीमारियां हैं। और इसीलिए आज से अगर हम इन पर बंद बांधेंगे तो शायद हम कामयाब हो सकें, क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत यंग है, हमारे बच्चों के पास स्क्रीन्स हैं, और वो स्क्रीन्स ऑलरेडी दिमाग का बहुत बुरा हाल कर रही हैं। तो उनमें जब एआई आएगी तो ये जो बच्चे बड़े होंगे ये जवानी में उन बीमारियों का शिकार होंगे, जो कि बुढ़ापे में इस वक्त लोग उन बीमारियों को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट भी सीरियस लेगी और हर स्कूल में ऐसे दिमाग के सेंटर्स बनाएगी। मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। मैं एक ब्रेन कोच हूँ और मैंने इसका पूरा वर्किंग भी की हुई है कि हम दिमाग की तालीम दें, बच्चों को अवेयरनेस दें, और टीचर्स को बताएं कि स्कूल दिमागी तौर पर बेहतर कैसे बन सकते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।